भागीदारी किस तरह से सुनिश्चित की जाए, उन तमाम मुद्दों पर, तमाम बातों पर इस सत्र में चर्चा की जाएगी। बृजलाल सर्राफ जी भी हमारे मध्य मौजूद हैं। सर्राफ साहब, आपका भी स्वागत किया जाएगा। तो लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से जो है मंच में कारवां लगातार बढ़ता जा रहा है। तो कहा भी जाता है अकेला चला था मंजिले मकसूद को मैं, लोग मिलते गए और कारवां जुड़ता गया। तो विलंब ना करते हुए भिवानी महेंद्रगढ़ के सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह जी को बड़े अदब के साथ मंच पर आमंत्रित करूंगा। एमपी साहब, स्वागत है आपका। मेरा आग्रह है समाज सेवी बृजलाल सर्राफ जी से भी, वो भी मंच पर आए, उनसे भी चर्चा की जाएगी। आप साइड में। तो मंच कार्यक्रम हमारा लगातार जारी है। जिस तरह से जो कहा जाता है भिवानी को छोटी काशी, मिनी क्यूबा ने कितनी तरक्की की है, कितनी उन्नति की है। अलग अलग सेक्टर्स की बात करें, अलग अलग क्षेत्र की बात करें, तो दो बेहद खास मेहमान भिवानी महेंद्रगढ़ के सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह जी और साथ ही साथ बृजलाल सर्राफ जी, तो दोनों बेहद खास मेहमान जो है तो लगातार यहाँ पर जो है उनसे हम बात भी कर रहे हैं। आप प्लीज माइक लीजिएगा। धर्मवीर जी, सर्राफ साहब आप भी माइक लीजिएगा। सर, भिवानी महेंद्रगढ़ का मंच सजा है, भिवानी के लोग यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं। सबसे पहले ये जानना चाहूंगा भिवानी के विकास के लिए भिवानी महेंद्रगढ़ के सांसद क्या कर पाए हैं अभी तक, अगर बात करें। देखिए, विकास तो एक निरंतर प्रक्रिया है, आज से नहीं, आज़ादी से पहले भी आज भी। और बतौर पार्लियामेंट पूछोगे तो मेरे बताने की ज़रूरत नहीं। 11-12 साल पहले भिवानी क्या था, कैसा नज़र आता था और आज कैसा नज़र आता है, वो अपना आप यहाँ आने वाला आदमी भी बताएगा। आपके सांसद बनने के बाद क्या क्या काम हुए हैं, कुछ खास काम जो महत्वपूर्ण काम करवाए गए हों? देखिए, प्रदेश और केंद्र दोनों के अधिकार क्षेत्र अलग अलग हैं। जहाँ सेंटर की स्कीम है या केंद्र सरकार के काम हैं, देश को मजबूत कैसे बनाना है, देश को आगे कैसे बढ़ाना है, फॉरेन पॉलिसी हमारी क्या हो, विद इन कंट्री हमारी आर्थिक पोजीशन कहाँ थी, अब कैसे आगे बढ़े, फिर डिफेंस की सर्विसेज हैं, कनेक्टिविटी में जहाज की, रेल की, सड़क की हैं। फिर हमने प्रदेश को बजट का ज़्यादा पैसा देकर बिजली की, पानी की व्यवस्था कैसे सुधारनी है, पीने के पानी से लेकर नहरी पानी तक, सिंचाई का मतलब। और अगर बदलते हालात में रोजगार देने की बात हो तो चाहे वो आज के दिन 80 करोड़ आदमियों को, खासकर कोविड के बाद उन आदमियों को भोजन देने की व्यवस्था हो। पहले जब हम यहाँ से देश के दूसरे किसी हिस्से में जाते थे, अगर हम रेलवे की बात करें तो पता नहीं कितनी रेल बदलनी पड़ती थी, किस टाइम पर जब चलती है रेल का पता ही नहीं था। दोहरीकरण हो, इलेक्ट्रिफिकेशन हो, यहाँ से कलकत्ता चले जाओ, बम्बई चले जाओ, हैदराबाद चले जाओ, आपको ऐसी ऐसी ट्रेन इस लोकसभा क्षेत्र में मिलेंगी, वंदे भारत तक। अगर आप लोहारू से बैठोगे, दिल्ली जाओगे, 2 घंटे में आप दिल्ली कैंट में पहुंच जाओगे, मात्र 2 घंटे में। लोहारू से कह रहा हूं मैं,
लुहारू से महेंद्रगढ़ होके अगर आप रेवाड़ी होके, और ऐसी ऐसी ट्रेन है जो रेवाड़ी बड़ा जंक्शन होने के बावजूद वहाँ नहीं रुकती। लुहारू से जाओगे सिर्फ महेंद्रगढ़ और गुड़गांव दिल्ली रुकोगे, और देश के किसी भाग में जाओगे आप, रेलवे का मामला हो, सड़कों का मामला हो, यहाँ से चंडीगढ़ जाना हो, जयपुर जाना हो, दिल्ली जाना हो, इस प्रकार से माहौल तैयार किया गया है केंद्र द्वारा उन सड़कों का, और प्रदेश को भी पूरा पैसा दिया गया है कि 12 फुट की कोई सड़क ना बचे, सारी 18 फुट को करो। पहले रेलवे ब्रिज अगर आप देखोगे तो एक रेलवे और ब्रिज बना था चौधरी बंसीलाल जी जब रेल मंत्री थे, उसके बाद दूसरा बना तोशाम रोड पर, तीसरा बना हांसी रोड पर। आज अगर मैं गिनती करूं तो 7-8 तो ये बन गए, 2-3 अभी फिर अप्रूव हो गए। यानी छोटे से छोटी बात को लेके आप इसी प्रकार देखोगे, चाहे वो मेडिकल कॉलेज का मामला हो, यूनिवर्सिटीज का मामला हो, यानी कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसमें हम आगे नहीं बढ़ रहे। इन 11 सालों में बहुत बदलाव आया है देश में, प्रदेश में और भिवानी और महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र में। मैं लौटूंगा आपके पास, ब्रिजलाल सराफ साहब से बात करूंगा। सराफ साहब माइक लीजिएगा। हरियाणा का एक बड़ा प्राकृतिक औषधालय अगर मैं बात करूं, नेचुरोपैथी का बड़ा केंद्र भिवानी में आपने स्थापित किया है, क्या जरूरत आन पड़ी? क्योंकि अभी तमाम लोग जो है, चाहे एलोपैथी की बात करें, दूसरी पद्धतियों से दवाइयां लेते आए हैं, ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी? आपको क्या लगा ऐसा कि भिवानी में इस तरह के केंद्र की स्थापना की जाए? जी देखिए, वैसे तो हरियाणा प्राकृतिक चिकित्सालय सन 1962 से यहाँ कार्यरत है, परंतु इस समय जो और अन्य पद्धतियों के उपचार हैं वो बहुत महंगे हो गए हैं और आम आदमी के जेब के बूते से बाहर हो गई हैं। तो हमने ये सोचा कि स्वस्थ रहने का अधिकार सबको है, इसलिए कम से कम पैसों में अच्छे से अच्छा इलाज जो हो सकता है वो प्राकृतिक चिकित्सालय में ही है। और वो क्यों है, आप एक बात समझिए कि सब कुछ दुनिया में जो चक्र है वो एक प्रकृति का है, और ये मानव जाति का जो जन्म है ये भी प्रकृति की देन है, और ये भरण पोषण पालन पोषण भी सब प्रकृति करती है। अगर कोई आदमी बीमार है तो उसका इलाज भी प्रकृति के पास है। अगर प्रकृति से बाहर कोई जाता है, मान लो किसी को सिर दर्द है, बुखार है, कोई जुकाम है, खांसी है, वो कोई और दवाई लेता है, तो मान लो वो दवाइयाँ एक बार प्रॉपर इमीडिएट ठीक कर देती है, लेकिन और दवाइयों का वो जन्म दे देती है, ताकि वो अपनी उम्र में कभी बिल्कुल ठीक नहीं हो पाता। हमारे इलाज में हमने इसको क्यों ठीक समझा, जो आप बात पूछ रही हैं, कि इसमें इलाज को ख़त्म करते हैं, ना कि बीमारी को ख़त्म करते हैं, ना कि इसको दबाते हैं। इसलिए इस प्राकृतिक चिकित्सालय की ज़रूरत है, जो प्रकृति से ही करते हैं। और इसमें हमारे पास दवाइयाँ सिर्फ 5 हैं: मिट्टी, जल, वायु, आकाश और धूप। और या हमारे शरीर के अंदर जो दवाइयों की दुकान है और डॉक्टर बैठा है, हमें उसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। हमें किसी बाहर की दवाई की और किसी अन्य डॉक्टर की आवश्यकता नहीं। लेकिन सराफ साहब, बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, क्या उन बीमारियों का समाधान भी है इस नेचुरोपैथी में? है, इनमें सभी बीमारियों का इलाज है। और मेरा मानना ये है कि जो प्राकृतिक चिकित्सा में विश्वास करते हैं उन लोगों को कभी बड़ी बीमारी होती ही नहीं है। जाहिर सी बात है। सांसद महोदय के पास आऊंगा। इत्तेफाक रखते हैं इन चीज़ों से आप भी? धर्मवीर जी, जिस तरह से नेचुरोपैथी का जिक्र किया, भिवानी में एक मेडिकल कॉलेज भी खोला गया था। हालांकि ये दिगर बात है कि यहाँ पर स्टाफ जो है अभी तक मुहैया नहीं हो पाया था, अस्पताल के स्टाफ को वहाँ पर ले जाया गया है, यानी उधार में अभी काम चलाया जा रहा है। तो क्या ऐसे में जो है इस तरह के औषधालय को तो जरूरी होंगे? देखिए, जितना भी हम
नई बिल्डिंग बनाते हैं, मेडिकल कॉलेज बनाते हैं, एजुकेशन के भी सेंटर खोलते हैं। अगर ईमानदारी से देखोगे तो आज हमें दूसरा काम करने की आवश्यकता है। केवल नेचुरल का आप जिस प्रकार से एक हॉस्पिटल की बात करते हो, आज के दिन तो सोशल सिस्टम जो खराब हुआ है समाज का, हमें सबसे ज़्यादा फोकस वहाँ करना पड़ेगा। ये सड़कें, नदी, नाले, बिल्डिंग बनती रहेंगी जी। जिस प्रकार से दुनिया में हमारे हिंदुस्तान का कल्चर, नेचर, समाज, इसकी बनावट दुनिया में मशहूर थी, लेकिन इस पिछले कुछ सालों से जो समाज में गिरावट आई है, हमें सबसे ज़्यादा फोकस उस पर करना पड़ेगा और उसको नेचर से जोड़ना पड़ेगा। ये सारी बीमारियां आपाधापी में चली हैं और ये पैसा किसी का काम नहीं आता। आज मेरे पास है, कल आपके पास चला जाएगा। बड़े बड़े लोगों ने बहुत बड़ी रकम भी कमाई होंगी, बड़े महल भी बनाए होंगे। कहाँ गई वह डायनेस्टी? मुगल की कहाँ गई? 300 साल राज करके लाल किले भी उन्होंने बनाए थे, आज रिक्शा चला रहे हैं उनके बच्चे। और ये पैसा, ताकत किसी का काम नहीं आनी। आज के दिन अगर हमने सबसे ज़्यादा ध्यान देना है तो इस युवाओं के ऊपर कि जो गिरावट आ चुकी है भयंकर तेजी से, नशा हो, सामाजिक चरित्र हो, हमने अपना सारा समय केवल इस बात पर देना चाहिए। मैं मीडिया से भी प्रार्थना करूंगा जी, ये नकारात्मक बातें छोड़कर ये सड़क बना दो, ये फलां चीज कर दो, यहाँ डॉक्टर क्यों नहीं आया। अगर प्रकृति के हिसाब से स्वास्थ्य, एक मिनट, हाँ मैं स्वास्थ्य को वहीं ले जा रहा हूँ। शिक्षा की अगर बात करें, अरे तमाम आप मुद्दे तो खाना बहुत खाओगे महत्वपूर्ण तो हैं। जहर गिर दो, पैदावार बढ़ा दो। बिल्कुल, मैं इसी मुद्दे पर आ रहा था। एक तो मिनट, यहाँ पानी दे दो। मैं कहता हूँ सबसे जरूरी क्या है, प्रकृति ने जो हमें दिया है, जिस प्रकार इन्होंने प्राकृतिक शिक्षा की बात मैंने आप करी दोनों है, मेहमानों को इसीलिए बैठाया है। उस नेचुरोपैथी की नहीं, बात की और आपने केवल नेचुरोपैथी नहीं करे, मैं जी। कहता हूँ प्रकृति के साथ जोड़ो। जी, ये जितनी बीमारियां आई हैं, नशे की हों, ज़्यादा पैदावार की हों, ज़्यादा हर चीज़ की हों, गाड़ियों की हों। अरे सैर करने जाओगे सुबह पार्क में, गाड़ी लेके जाओगे, क्या पैदल नहीं चल सकते? क्या सरकारी तौर पर पहल नहीं होनी चाहिए इसको लेकर के? हर चीज़ सरकारी, सरकार किसकी है? आप लोगों की सरकार है। जनता वोट देती है, जनता का ही पार्ट है सरकार। सरकार छोटी चीज़ है, समाज बड़ी चीज़ है। जब तक हम समाज में सुधार की चीज़ नहीं लाएंगे, आज अड़ोस पड़ोस के देशों के हालात देख रहे होंगे। अमेरिका कितना आगे चला गया था, आज मरण मारने तैयार हो रहा है। रसिया कितनी बड़ी ताकत थी। पड़ोस के और दूसरे देश देखोगे हालात क्या हैं। जब तक आप इंसान के अगर शरीर को ठीक रखना, सुख शांति और समृद्धि देनी है, तो सामाजिक सिस्टम को प्रकृति से जोड़ना पड़ेगा। हम सारा काम अपने शरीर के लिए करते हैं। पुराने भी कहा करते निरोगी काया पहली बात, और कहाँ निरोगी छोड़ रखी है हमने? भागा दौड़ में सुबह उठो, पहले उस प्रोग्राम में जाना है, फिर उसमें जाना है, फिर आपका जाना है, फिर बार में जाना है, फिर ये वीरेंद्र कैसे वहाँ जाना है, गुड़गांव। क्या है ये भागा दौड़ की जिंदगी? राजनीति तो बड़ी एक छोटा सा पार्ट है जीवन का। जीवन को सही मायने में अगर हमने सुख शांति और समृद्धि चाहिए तो इन सारी बीमारियों से अलग हटना। क्या युवाओं को रोजगार नहीं चाहिए चौधरी साहब? मैं कहता हूं रोजगार किस चीज के लिए? अपने जीवन के लिए चाहिए ना रोजगार। उस रोजगार का क्या करोगे जिस रोजगार से पैसा आके फिर आपका जीवन खराब होने लग रहा है? उस रोजगार का क्या करोगे को पैसा पैसा पैसा। हमारे से 1000 साल पहले का जो जीवन था हमारे से घना अच्छा था, बहुत अच्छा था। आज हमें दोबारा से प्रकृति की तरफ जाना पड़ेगा। अगर इंसानियत देखोगे तो केवल मैं मानता हूं जितना ज़्यादा विकास करोगे पर्यावरण खराब, सांस नहीं ले सकते। दिल्ली में बहुत एनसीआर का इलाका है, गुड़गांव, फरीदाबाद, दिल्ली जाके देखोगे तो बड़े बड़े बिल्डिंग दिखेंगी और सांस लोगे जब हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। संगठन की मजबूती के लिए आज बड़ी बैठक आयोजित की जा रही है। पहली मर्तबा जो है अगर बात करें, आज राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष पहुंच रहे हैं, तो संगठन और सरकार मिलकर के किस तरह से काम कर रहे हैं? हरियाणा की अगर बात करें, अगर हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में बात करें, योजनाओं की बात करें, किस तरह से आपके इलाके में यहाँ भिवानी महेंद्रगढ़ में लागू किया जा रहा है? देखिए
स्थायी सरकार केंद्र और प्रांत में जरूरी है। स्थायी तो ये रोज रोज की सरकार जो बनती हैं, बिगड़ती हैं, टूटती हैं, किसी भी देश का माहौल अगर ऐसा होगा तो वो देश आगे नहीं बढ़ेगा। हम खुशकिस्मत है कि पिछले 11 साल से केंद्र और प्रांत में एक स्थायी सरकार है। कोई ये नहीं कह सकता आज सरकार आज आई कल चली जाएगी फिर टूट जाएगी, बल्कि अब तो लोग ये मानने लगे रहना इन्हीं को है। 10-11 साल तो आपकी पुरानी पार्टी की भी स्थायी सरकार थी। नो, स्थायी सरकार नहीं रही। आप ध्यान दो, केंद्र में हरियाणा की बात की मैं केंद्र का सांसद हूं। केंद्र में स्थायी सरकार मोदी जी के आने के बाद आई है। उससे उस वक्त तो साहब आप विधायक भी थे। हाँ था, कौन कहता नहीं, मुख्य संसदीय सचिव भी रहे हैं। बिल्कुल था। स्थायी का मतलब क्या होता है? स्थायी का मतलब हरियाणा बनने के बाद लगातार तीसरी बार अगर किसी पार्टी की सरकार आई है तो बीजेपी की आई है लगातार। केंद्र में भी आप देख रहे हो कि मोदी जी के बनने के बाद अब तो आम 142 करोड़ का आदमी कहने लग गया 2047 तक यही रहेंगे। जहां तक आपने बताई योजनाओं की बात, अपना ये लोकसभा क्षेत्र जब हम यहाँ सांसद बने, एक भी नेशनल हाईवे इधर नहीं था। आज यहाँ से आप जींद चले जाओ नेशनल हाईवे पर चढ़ोगे, यहाँ से हांसी जाओगे नेशनल हाईवे पर जाओगे, यहाँ से दिल्ली जाओगे तो नेशनल हाईवे है, पिलानी रोड और लोहारू जाओगे तो नेशनल हाईवे है। साथ में टोल भी है बड़ी तादाद में। अगर आपके पास टूटी सड़क है तो 3 गुना ज़्यादा खर्च आएगा, आपका शरीर भी टूटेगा। टोल इतना ज़्यादा नहीं है जिससे आपको ज़्यादा दर्द हो। आप लोहारी से आओ तो टोल दो होगे, आसी जाएंगे तो टोल देना पड़ेगा। तो मैं कहता हूँ बवानी खेड़ा तक भी आपने कौन देर जाने की जरूरत, आपके जिले तक नहीं है तो बवानी खेड़ा तक जाओ तो नहीं है। और ऐसी सड़कें कभी सपने में सोची थी? अभी थोड़े दिनों के बाद ये बाईपास तैयार हो जाएगा, आसी गेट से तिगड़ाना मोड़ से लेकर लोहारू देवसर तक। और इसके बाद अगर आप जाओगे आगे तो लोहानी का भी बाईपास बनवा रहे हैं हम, जुई का भी बनवा रहे हैं, लोहारू का भी हम 12 किलोमीटर का बनवा रहे हैं ताकि खाटू श्याम जी जाने वाले भी सीधे जाएंगे। इसी प्रकार से दूसरे अगर पार्लियामेंट का दूसरा क्षेत्र में देखूं, एक नई सड़क हम सीधी झज्जर से बिल्कुल शिलानी के पास जहाँ ये आपकी एकेडमी है सियाक, वहाँ से सीधा हम बिलावल तक लेके आ रहे हैं। चौधरी साहब, युवाओं को तो रोजगार की जरूरत है, रोजगार नहीं डेवलपमेंट होगा तो उसमें रोजगार भी मिलेगा। अगर हम कुछ भी नहीं करेंगे तो रोजगार कहाँ से आएगा? अगर हम हाथ पांव धर के बैठ गए तो रोजगार कहाँ? आपने 2047 का जिक्र किया, मुझे एक वाकया याद आया। अभी कुछ दिन पहले आपकी पार्टी के पुराने सहयोगी, पुराने मंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह भी यहाँ आए थे जी। वो कह रहे थे कि 2047 की बात ये इसलिए कह रहे हैं कि इलेक्शन ही खत्म कर देंगे, 2029 में तो शायद इलेक्शन ही ना हो। पूछो वीरेंद्र सिंह ठीक करे हैं, आज वो लगभग 80 साल के हो गए। 5-4 साल पास उन्हें तो वोट गिरना को नहीं, उन्हें नहीं देखना। अरे ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, मैं नहीं मानता कि डेमोक्रेटिक कंट्री के ऊपर कोई भी डिक्टेटरशिप आएगी। ये देश प्रजातांत्रिक देश है, आज़ादी से लेकर आगे तक भी दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है, रहेगा। आपका विजन क्या है अगले अपने संसदीय क्षेत्र के लिए आने वाले दिनों में? क्योंकि दिल्ली एनसीआर में इसको मिलाया गया था, लोगों ने बार बार मांग भी की थी कि एनसीआर क्षेत्र का कोई लाभ नहीं हुआ, एक नुकसान जरूर हुआ कि जो गाड़ियां थी वो गाड़ियां उनको बाहर कर दिया गया। और क्या फायदा मिलने वाला है इस क्षेत्र की अगर बात करें? ट्रेन की आपने बात की है, आपने हाईवे की बात की है, और इसके अलावा दूषित पानी से कब छुटकारा मिलेगा भिवानी वासियों को? टूटी गलियां, टूटी सड़कों से कब छुटकारा मिलेगा? अंदर की जो गलियां, अंदर की सड़कें हैं, सीवरेज की समस्या से कब निजात दिलवाओगे आप? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं। जहाँ तक पानी का, पर्यावरण का मामला है, दूषित पानी का है, आज किसान को मैं वही बात कहना, आप जो आप कह रहे हो, वही कहना चाहता था। अब यहाँ से निकलते तिगड़ाना लोहारी जाटू में चले जाओ, तालू और मुढ़ाड़ में चले जाओ, 10-10 कट्टे यूरिया डीएपी गिरे हैं। और वही पानी जब जमीन रबड़ बन गई, जमीन पानी नहीं पीती केवल यूरिया और डीएपी की वजह से। अगर वो प्राकृतिक क्षेत्र में, प्राकृतिक हालात में रहते तो ये बात नहीं थी। आज जेठ में बारिश हो जाए तो भी जमीन का पानी सूखता नहीं, नीचे नहीं जाता, ऊपर खड़ा हो जाएगा। और फिर कहेंगे इस पानी ने काट लो, कहाँ डालो? ये निगाना में डाल दो, ये जुई में डाल दो। और फिर वो जुई और निगाना का पानी कहाँ जाएगा? वाटर टैंक में जाएगा। जहर और कौन पिएगा? फिर किसान जब डूबता है तो कहता पानी काटो,
क्योंकि उसने जमीन की सेहत को खराब कर दिया। जब तक हम इस चीज को नहीं सोचेंगे, प्रकृति की तरफ, प्राकृतिक सिस्टम में नहीं जाएंगे, तो आप देख लेना, हवा हो चाहे पानी हो, इसको हम ठीक नहीं कर पाएंगे। प्राकृतिक सिस्टम की तरफ ही जाते हैं। सर, प्रकृति की लगातार चौधरी साहब ने भी बात की है, तो आपको क्या लगता है लोग जो है अब कितने इस पद्धति की तरफ उन्मुख हो रहे हैं, और खासतौर पर अगर सुविधाओं की बात करें, किस तरह की सुविधाएं इन केंद्रों में मिल पा रही हैं, जिस तरह से बड़े अस्पतालों में मिलती हैं? क्या इस तरह के औषधालय हैं, इस तरह के चिकित्सालय हैं, वहां पर लोग मोटिवेट भी हो रहे हैं, आ भी रहे हैं? देखिए, आप पिछले दिनों और आज का वर्तमान का हिसाब लगाएंगे तो आपको प्राकृतिक चिकित्सालयों की कई गुना संख्या मिलेगी। उसका मेन कारण ये है कि हम चाहते हैं, वो तो एक बात अलग है, लेकिन लोग भी चाहते हैं कि हम अपना इलाज प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति से करवाएं, जिससे कोई शरीर में नुकसान नहीं है, जेब को भी नहीं नुकसान होता है। लेकिन बीमारियों का तो स्थायी समाधान तभी होगा जब लोग मोटिवेट होंगे, जब लोगों को इस बात का इल्म होगा, जब लोग, जिस तरह से चौधरी साहब कह रहे थे, भिवानी महेंद्रगढ़ के सांसद ये बात बोल रहे थे कि लोग खरपतवार का इतना प्रयोग करते हैं, कीटनाशकों का इतना प्रयोग करते हैं। कई गांव तो ऐसे हैं जहां पर हर घर में, भिवानी जिले की अगर बात करें, जहां पर कैंसर के मरीज हैं पानी की, क्योंकि पानी जब नीचे जाता है, जमीन में जाता है, और जब लोग उसको पीते हैं तो उसके बाद इस तरह की समस्याएं, इस तरह की दिक्कतें पैदा होती हैं। देखिए, मैं उसको जब जरूरत देते थे, मैं समर्थन तो नहीं करता हूँ, लेकिन मेरा मानना ये कि उस वक़्त उस चीज़ की भी ज़रूरत होगी, क्योंकि हमारे यहाँ से अनाजों का आयात होता था। तब हमें एक मकसद था कि हमें आयात ना हो और जो उपज हो, खपत हो, वो हमारे यहाँ से ही तैयार हो। अब हम उसको ज़्यादा उपज कर करके इस बात से ऊब गए हैं कि ये उपज ज़्यादा तो हो रही है, लेकिन इसके साथ बीमारियाँ भी आ रही हैं। तो उसके साथ प्रकृति में भी हमने ये ध्यान किया है कि खेती भी प्राकृतिक विधि से हो, जिससे किसान को खर्चा भी कम आए, से ज़मीन की सेहत बनी रहे, पशुधन बचा रहे, शरीर ठीक रहे। ये सभी तरह से ज़रूरी है। इसी तरह सब चीज़ों का पूरा ख्याल करने के लिए प्राकृतिक चिकित्सा भी उतनी ही ज़रूरी है। आप देखिए, पशु पक्षी कोई बीमार होता है तो उनके कोई हॉस्पिटल है क्या? वो हॉस्पिटल में जाके इलाज लेते हैं। प्रकृति ने उनको भी स्वयं, उनके अंदर जो डॉक्टर और इलाज दवाइयाँ हैं उनको है, वो 2-4 दिन खाना छोड़ देते हैं, जब बिल्कुल ठीक होते हैं तब खाना खाते हैं और उड़ते फिरते हैं। हम जमीन पर चलते हुए भारी हो रही हैं, वो आसमान में उड़ रही हैं। कारण है केवल ये कि हमारा खान पान, रहन सहन ठीक नहीं है। जब हम उसको दुरुस्त करेंगे तो सब तरह से ठीक होंगे। और मेरा एक सरकार से और लगे हाथों निवेदन है, सांसद महोदय बैठे हैं, ये भी सरकार है, कि आयुष्मान की जो सुविधाएं हैं सरकार ने एलोपैथिक के हॉस्पिटलों को दे रखी है, वो सुविधाएं अगर प्राकृतिक चिकित्सालयों को देंगे तो जनता का लाख गुना जो सरकार की सोच है उससे भी ज़्यादा मकसद पूरा होगा। जितने रुपये वहाँ खर्च हो गए, आपका रोगी इलाज नहीं करा पाता है, फिर भी स्वस्थ नहीं होता है। हमारे यहाँ बिल्कुल कम कीमत में ही वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। तो सब देश की बड़ी पंचायत में आप मुद्दे उठाते हैं। नहीं, सही है, और इन्होंने सुझाव बहुत अच्छा है, बिल्कुल उठाएंगे, क्यों नहीं उठाएंगे, उठाएंगे। देखिए, एक बड़ा आश्वासन दिया है चौधरी धर्मवीर सिंह जी के द्वारा, तालियां जो है बजनी चाहिए। सुझाव है वो सुझाव सही है। इसके साथ मैं भी एक सुझाव देना चाहता हूँ। बताओ। देखिए, जो बात आपने कही कि एक बार देश में अनाज की, खाद्यान्न पदार्थ की कमी थी, तब हमने आयात करना पड़ता था, गेहूं भी, चावल भी। अगर आप हरियाणा प्रदेश का जिक्र करो, मात्र हरियाणा का, हम डीएपी और यूरिया, केवल 2 चीज़, मैं कीटनाशक दवाइयों की बात नहीं कर रहा, इन 2 चीज़ों पर हमने विदेश से जहर मंगवाना पड़ता है। जहर क्या है? अब डीएपी और यूरिया ज़मीन में डालोगे तो ज़मीन का आग लग जाएगी, उसमें जो चीज़ पैदा होगी वो जहरीली होगी। आज हरियाणा की 83 लाख एकड़ ज़मीन है टोटल, जो एग्रीकल्चर सेक्टर में यूज होती है, जिस पर आप पानी की हो, बरानी हो, जहाँ भी फसल पैदा होती है। और उस 83 लाख एकड़ में केवल हरियाणा में एक साल में मात्र डीएपी और यूरिया के ऊपर
आपको सरकार ने 9,000 करोड़ रुपए इसका वो जहर मंगवाना पड़ता है डीएपी और यूरिया के तौर पर। केवल सब्सिडी बता रहा हूं मैं। 9,000 करोड़ रुपया हर साल हरियाणा के खेत में विदेश से आयात होता है यूरिया और डीएपी। एमपी साहब एक मिनट जी खत्म कर लूं मेरी बात। हर एकड़ में अगर किसान ये कह दे कि मैं डीएपी और यूरिया नहीं गिरना चाहता और एवरेज के हिसाब से उसको 10,000 रुपया पर ईयर भारत सरकार वो पैसा डायरेक्ट दे सकती है, 10,000 रुपये। और 10,000 रुपये में आपकी हर साल जब 7 ट्राली भी गोबर का खाद की बना के गिरोगे तो ओरिजिनल ताकत आ जाएगी, प्राकृतिक चीज खाओगे, जहर से मुक्ति मिल जाएगी। अगर सरकार करे कि हम तो आपको 10,000 देते हैं तो जो विरोधी है ना नकारात्मक सोच के लोग जो कहेंगे न तो डीएपी यूरिया नहीं देना, इसलिए वो थाने में भी की है आपके राज्य में। हैं। और मैं क्या कहता हूं, आप एक किसान मांगे कि मैं इस पैसे से मेरा देसी खाद गिरना चाहूंगा, मुझे 10,000 रुपये हर साल किलो का दे दो, जिसके 10 किलो लाख रुपए ले जाओ। अगर सरकार थोपेगी तो यूँ कहेंगे न डीएपी यूरिया नहीं देना, इसलिए नहीं दे रहे। क्या हरियाणा में इस तरह की मांग उठाओ? मैं कहता हूं मांग नहीं, लोगों ने उठानी चाहिए कि मुझे दो 10,000 में आप मेरा देसी खाद जनप्रतिनिधि गिरना। हैं, 2 जिले हैं, 2 जिले आप क्या सोचते हो हम नहीं कहते? मैं हर जगह कहता हूं यह चीज। मैं आज भी इस चीज का हक में हूं। अगर सरकार कोई अच्छी चीज करेगी तो सबसे पहले नकारात्मक सोच के लोग बीच में आ जाएंगे, हमेशा होता है ये। मनरेगा का नाम क्यों बदलवा दिया चौधरी साहब? क्या क्या है मनरेगा? पटकी देखा किसी ने? मैं 10-9 साल रहा हूं, मैंने विभाग भी देखा है। सपने का काल सुना था? सुना होगा, सुना होगा। भयंकर सूखा पड़ा था देश में, अंग्रेजों ने भी रोजगार दिया था। उस टाइम पर आना तो बहुत बड़ी चीज थी, पैसा धेला ही मिलता था दिहाड़ी का, ताकि लोगों को जीवन का अधिकार मिल जाए। ठीक, उसके बाद याद करना 1977 में भी काम के बदले अनाज योजना चालू करी जी, है याद? उसके बाद इसी केंद्र सरकार ने पंचायतों में रोजगार देने के लिए नाम स्कीम का आया RLEGP, निकाल के देखो, 80 के आसपास की बात है। दूसरी स्कीम का नाम आया NREP, यही रोजगार की। उसके बाद इसी का नाम आ गया जवाहरलाल योजना JRY, और फिर उसके बाद नाम आया नरेगा 2005 में। फिर इसको 2009 के लोकसभा चुनाव आए तो उसका नाम दे दिया मनरेगा। हमने क्या किया है, और उस नरेगा में क्या था कि आपको रोजगार देना है जिसने रोजगार मांग लिया। अब मान लिया, मैं एक गांव का नाम उदाहरण दूंगा, लुहारी जाटू में कॉमन लैंड नहीं है और 100 आदमियों ने एप्लीकेशन दे दी मुझे रोजगार चाहिए जी। वो जहां पर भी कोई छोटा मोटा काम है उसको खुदाई का तो दे देंगे, बाकी क्योंकि उससे कोई भी स्थायी काम नहीं कर सकते आप। अब क्या किया सरकार ने कि केवल और केवल माटी का काम ना करो, इसमें आपने बिल्डिंग स्कूल की बनानी है, सड़क बनानी है, जोड़ का तालाब बनाना है, पानी निकालना है, जल संसाधन की चीज़ें वो हैं। उदाहरण के तौर पर अब बाढ़ आई, हमने जब दिशा की मीटिंग करी तो हमने कहा कि इस पानी को निकाल लो, मनरेगा को यूज कर लो। बोला जी मनरेगा में तो ये नहीं है। अब मनरेगा में क्या शामिल कर दिया, केवल रोजगार नहीं, रोजगार के साथ साथ इसको डेवलपमेंट में भी शामिल कर लो, डेवलपमेंट का काम भी शामिल करो ताकि उससे स्थायी चीज़ बन जाए। वरना जब भी गांव में जाओगे, आधे से ज़्यादा गाँव में शिकायत आम थी कि नरेगा में लूट गए, सरपंच भी डरे थे, अफसर भी डरे थे। वो चीज़ें अब शामिल कर दी कि कोई भी पंचायत अपना प्रस्ताव बनाएगी, ग्राम सभा से अप्रूव करवाएगी, वो काम जो नहीं थे वो शामिल करोगे। यानी मेरा मतलब पक्के काम, ताकि वो आपके लिए स्थायी, कोई गौशाला बनानी है, कोई स्कूल का कमरा बनाना है, हॉस्पिटल का बनाना है, बिल्डिंग बनानी है, आपने जोड़ खोदना तो उसका नाला नहर तक लाना है, वो सारी चीज़ें शामिल कर ली। इसके बाद क्या होगा, वो जो चीज़ें थी 4 साल के बाद नरेगा की हाजिरी लगा ली, पाया को नहीं पाछो काम, शिकायत पर शिकायत, सारे गाँव में पार्टीबाजी होगी।
अब ये स्थायी तो दिया है, रोजगार भी दे दिया और विकास भी इसलिए नाम रख दिया विकसित भारत। और इस राम राम तो यार आप उठ दिए करा सा जयराम जी की सारे कांग्रेस तो यही राम कहती है ना से- कि उसमें राम नहीं था इसलिए अब इसको अरे नया नाम लेकर अरे आए। महात्मा गांधी भी मर्दोड़ भी राम राम कह के गया है यार, उस राम से ही क्यों नफरत कर रहे हो? चलिए बेहद शुक्रिया, दो खास मेहमान और एक बड़े मुद्दे पर चर्चा की गई कि किस तरह से लोगों की सेहत ठीक की जाए और इस सेहत को ठीक करने के लिए कुछ मांग भी की गई थी। अगर बात करें समाज सेवी बृजलाल सराफ जी के द्वारा हरियाणा का बड़ा प्राकृतिक चिकित्सालय जिसमें बड़ी तादाद में लोग स्वास्थ्य लाभ भी लेने लगे हैं, उन्होंने मांग की थी कि आयुष्मान योजना से जोड़ा जाए और बड़ी बेबाकी से भिवानी महेंद्रगढ़ के सांसद चौधरी धर्मवीर जी कहते हैं कि इस मुद्दे को भी उठाया जाएगा। हालांकि बड़ी पंचायत में उठाते भी रहे हैं, आश्वासन भी इनके द्वारा दिया गया है। दोनों मेहमानों का इस सत्र में जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। एसोसिएट स्पॉन्सर कदम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल।